वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स। और आज हम डिप्रिसिएशन का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमने प्रीवियसली 2 मेथड्स डिस्कस किए थे। 2 मेथड से डिप्रिसिएशन सॉल्व होता है। फर्स्ट होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, जिसको हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, एंड सेकेंड इज द रिटन डाउन वैल्यू मेथड और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। तो आज हम फर्स्ट मेथड से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिकली दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपकी बुक्स में अच्छे अच्छे डिफरेंसेस दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं। जो मेन डिफरेंस है, जो बेसिस है इन दोनों मेथड्स का, वो ये होता है कि जो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता है या जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड जिसे हम बोलते हैं, उसमें जो भी ओरिजिनल वैल्यू एसेट की होती है उस पे फिक्स्ड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं। क्लियर? सपोज 3 इयर्स का हमें डिप्रिसिएशन शो करना है, तो फर्स्ट ईयर में भी हम सपोज 2 लाख की मशीनरी है तो 2 लाख पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, फिर सेकेंड ईयर पे भी 2 लाख करेंगे, एंड थर्ड ईयर पे भी हम 2 लाख पे डिप्रिसिएशन शो करेंगे। ओके, मीन्स द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट रिमेन्स द सेम। सो बेसिकली आप देखेंगे कि हर साल का जो डिप्रिसिएशन होता है वो सेम होता है, प्रोवाइडेड डिफरेंट मंथ्स ना दिए गए हों। क्लियर? और जो दूसरा मेथड होता है उसमें ये डिफरेंस हो जाता है कि जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है एसेट का, उस पे डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर पे लगा, फिर सेकेंड ईयर पे हम जो रिड्यूस्ड वैल्यू है उस पे डिप्रिसिएशन लगाएंगे। मींस ओरिजिनल वैल्यू माइनस फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन, जो भी सेकेंड ईयर का अब जो भी वैल्यू एसेट की वैल्यू आती है उस पे अब हम वो डिप्रिसिएशन लगाएंगे। सो बेसिकली दिस इज़ द सिंपल मेथड। सो आज हम फर्स्ट तरीके के मेथड से एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, डिप्रिसिएशन इजी चैप्टर है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आई नो, बिकॉज एज अ स्टूडेंट जब मैंने भी डिप्रिसिएशन पढ़ा था तो मैं बहुत कंफ्यूज होती थी, और मैं कहीं ना कहीं स्टार्ट तो मैं सही करती थी, बट कहीं ना कहीं इन द मिडिल आई यूज्ड टू गेट लॉस्ट। आखिरी तक आते आते वैल्यूज़ चेंज हो जाती थी, गलत हो जाती थी। तो इसका बहुत अच्छा तरीका मैं आज आपको बताऊंगी। सो प्लीज़ बी विथ मी थ्रू दिस इंटायर वीडियो। आप इस पूरे वीडियो को देखना ध्यान से, और बहुत इजी तरीके से आपको बताऊंगी कि डिप्रिसिएशन के न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली अगर एक न्यूमेरिकल दिया है तो उसको आप बार बार पूरी तरह मत पढ़ो, एक बार आपने पढ़ लिया, फिर सपोज 3 इयर्स का हमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो हम ईयरली क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन सी मशीन हमने खरीदी, कौन सी बेची, कितने में बेची, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम एक एक ईयर को कंसिडर करके और फिर डिप्रिसिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इससे हमें क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगी, हमारे माइंड में क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। ओके, सो let's start with the question. The question will be on your screen कि we have to prepare a machinery account on the year ending 31st March 2015. Depreciation is provided at the rate 10% on straight line basis. यानी कि ये फर्स्ट मेथड पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो यू कैन रीड द क्वेश्चन। हम ईयर वाइज ऐसे कंसिडर करेंगे। ओके, सो 2012 में 1 अप्रैल को हमने मशीनरी परचेज करी फॉर 5 lakhs। और क्या किया है 2012 में 1 अक्टूबर को भी हमने दूसरी मशीनरी परचेज की जिसकी कॉस्ट थी 4 lakhs। स्टॉप। अब हम इस चीज़ को पहले कंसिडर करते हैं और इस चीज़ की अकाउंटिंग एंट्रीज को पहले कर लेते हैं। ओके, सो हम एसेट अकाउंट बनाएंगे। दिस इज़ योर डेबिट साइड एंड दिस इज़ योर क्रेडिट साइड। बाय नो, अभी तक आपको समझ आ गया होगा बाय नाउ कि टी शेप्ड अकाउंट लेजर्स में कैसे बनते हैं। सो आई एम नॉट राइटिंग द इंटायर डिटेल्स बिकॉज इतनी स्पेस मेरे पास है नहीं। ओके, हमने 2012 को 1 अप्रैल को मशीन ली। अब हम डेट वाइज ही इसे सॉल्व करेंगे ताकि ये हम कहीं भी कंफ्यूज ना हो। तो सपोज 2012 1 अप्रैल मशीनरी परचेज करेंगे तो सिंपल एंट्री बनेगी टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1। यहाँ पे 1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम बहुत सारी मशीनरी परचेज करेंगे और सेल ऑफ करेंगे थ्रू द इंटायर न्यूमेरिकल, तो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए अब साइड में यहाँ पे इसको 1 लिख दीजिए फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सो दैट हमें ये क्लियर हो कि हमें करना क्या है। 1 अप्रैल को हमने मशीनरी परचेज की 5 lakhs की। क्लियर? और दूसरी हमने कब परचेज करी, 1 अक्टूबर को। इसकी भी यही बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। दिस इज 4 lakhs। क्लियर? अब
ज़रूरी बात यह है स्टूडेंट्स कि जब भी हम किसी एसेट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो आपको माइंड में रखना है कि वो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम कैलकुलेट करेंगे, बीच में कहीं नहीं करेंगे। बीच में तभी करेंगे जब बीच में कहीं हम एसेट को सेल ऑफ कर रहे हैं। सपोज़ फर्स्ट अक्टूबर को हमने लिया और दिसंबर को हमने सेल ऑफ कर दिया, तो जिस दिन या जिस डेट पे हम एसेट को सेल ऑफ कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर डेट पे हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट को शो करेंगे जो जिस एसेट को हम सेल कर रहे हैं उस पे। क्लियर? अदरवाइज अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि हमने 2012 में परचेज की, 2013 में बेची या 14 में बेची, तो इंटायर ईयर का जो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे वो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर करेंगे। डोंट गेट कंफ्यूज विद द डेट्स, ऐसे आप याद कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? तो अगर अकाउंटिंग ईयर हमारा अप्रैल टू मार्च चल रहा है, क्लियर, तो यहाँ हमने अगर पहली मशीनरी को 1 अप्रैल को परचेज़ किया तो अब इस बीच में तो इस एसेट से कोई रिलेटेड और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। कब करेंगे? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज़ ऑन 2013 लग जाएगा। इसको हम मार्च में करेंगे। भाई हमारा अकाउंटिंग ईयर जैसे 12 में स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को, तो 13 में 31 मार्च को ही एंड होगा, तो कैलकुलेट हम डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर करेंगे। तो दैट्स इज बाय ठीक है। अब यहाँ ऐसे कर लेते हैं, आपकी बुक्स में भी ऐसे ही दिया है। इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एक साथ, तो एक साथ ना करके आप बाइफर्केटेड तरीके से दिखाएंगे तो इट विल बी मोर इजी फॉर यू, आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो हम 2 मशीनरी थी, तो पहली मशीनरी और दूसरी मशीनरी पे लगा लेते हैं। फर्स्ट मशीनरी थी हमारी 5 लाख की। अच्छा, डेप्रिसिएशन लग रहा है एट द रेट ऑफ 10%। डेप्रिसिएशन लग रहा है 10% पे। क्लियर? सो नाउ डेप्रिसिएशन 10% का लग रहा है। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने मंथ्स पे डेप्रिसिएशन लगेगा। हम कैलकुलेट करेंगे 5 लाख एट द रेट ऑफ 10% फॉर 12 मंथ्स, तो इट विल कम टू 50,000। क्लियर? सेकेंड मशीनरी हमने कब परचेज करी? 1 अक्टूबर को। अब 1 अक्टूबर से हम कैलकुलेट कर लें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स हो गए। तो फॉर 6 मंथ्स पे हम कैलकुलेट करेंगे 4 लाख पे, 4 लाख फॉर 6 मंथ्स। इसे आप कैलकुलेट करेंगे, कर लीजिए, तो इट विल कम टू 20,000। तो ये कितना हो गया हमारा? फर्स्ट ईयर का टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे हम तो 70,000। क्लियर? अब हमने डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट कर लिया। अब अगर इस फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करना है यहीं पे, तो हमें बैलेंस भी करने होंगे दोनों साइड्स को भी हम बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर ही करते हैं 31 मार्च को। तो एंट्री होगी बाय बैलेंस कैरेट डाउन, फर्स्ट का और सेकंड का, दोनों मशीनरी का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब कितना होगा? फर्स्ट मशीनरी का 5 लाख माइनस 50,000, दिस विल कम टू 4 लाख 50,000, और सेकंड का हो गया 4 लाख माइनस 20,000, सो दिस विल कम टू 3 लाख 80,000। इससे आप कैलकुलेट कर लीजिए, द अमाउंट विल कम टू 8 लाख 30,000, 8 लाख 30,000। इसका टोटल यू कैन कैलकुलेट, इट विल कम टू 9 lakhs। तो अब ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ईयर। तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया कि डेप्रिसिएशन के अकाउंट में के क्वेश्चन में अगर एसेट अकाउंट हमें बनाना है तो किस तरीके से ईयर वाइज की कैलकुलेशन हम करेंगे। क्लियर? अच्छा, अब सेकेंड ईयर के लिए क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम और आगे। 2013 में 1 जुलाई को वी हैव परचेज अनदर मशीनरी कॉस्टिंग 3 lakhs। क्लियर? अब 13 में हमने फिर से एक नई मशीनरी खरीदी, तो पहले तो हम बैलेंस को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ पे 2013 में 31 मार्च शो कर रहा है, ठीक है। मार्च मतलब ये फाइनेंशियल ईयर यहाँ भी चलेगा, क्योंकि मार्च में हमने क्लोज किया, तो अप्रैल को हम बैलेंस यहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे, तो इट विल बी 2013 1 अप्रैल। क्लियर? स्टूडेंट्स, डोंट गेट कंफ्यूज विद द ईयर। टू बैलेंस BD, फर्स्ट का और सेकंड का एज इट इज़ बैलेंस आ जाएगा, दैट इज़ 4 लाख 50,
और ये आएगा 3,80,000, तो दिस विल बी 8,30,000। पहले आप ये बैलेंस ट्रांसफ़र कर लें, फिर हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। तो अब फर्दर इट इज़ सेइंग कि ऑन 1 जुलाई 2013 को 3 लाख की मशीनरी हमने परचेज़ करी, तो 1 जुलाई लिख देते हैं हम। टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं क्योंकि ये थर्ड मशीनरी है, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। इट इज़ कॉस्टिंग हाउ मच? 3 लाख। क्लियर? अब इसके बाद तो और कोई 2013 में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ और कोई एंट्री नहीं है, तो हम सीधे एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें। डेप्रिसिएशन, अच्छा, अब 2000 का डेप्रिसिएशन जब हम कैलकुलेट करेंगे 1 अप्रैल, तो 31 मार्च को होगा। 31 मार्च को होगा तो नेक्स्ट ईयर में पहुंच गया, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस है स्टूडेंट्स, यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन्स हियर, ओके। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। सो 31 मार्च को हम बाय डेप्रिसिएशन करेंगे, पहली मशीनरी पे, दूसरी पे और तीसरी पे। इतना तो क्लियर हो गया। क्लियर? पहली पे अब क्योंकि हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो मैंने बताया जो भी एसेट की इनिशियल वैल्यू होगी उस पे ही डेप्रिसिएशन लगेगा, तो डेप्रिसिएशन मोर और लेस की वैल्यू इक्वल हो जाएगी हर साल। तो फर्स्ट मशीनरी को अभी हमने सेल ऑफ नहीं किया, हमारे पास है, सो दैट मीन्स हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम टू 50,000 पर ईयर, ठीक है। सेकंड का, अब जब हमने यहाँ सेकंड परचेज करी थी तो फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, लेकिन नेक्स्ट ईयर में तो ये पूरे साल भर के लिए होगा क्योंकि हम इसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे, सेल नहीं कर रहे। क्लियर? तो अब आप इस पे लगा लीजिए 4 लाख पे फॉर 1 ईयर, ये मैंने लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, ओके। 4 लाख पे 10% लगाएंगे तो इट विल कम टू 40,000। क्लियर? Here you can write 1 year, here also 1 year, okay। अब थर्ड मशीनरी पे कितने टाइम पीरियड हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, यहाँ से देखेंगे। 1 जुलाई को हमने परचेज करी, तो द टाइम पीरियड इज जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च, दैट मीन्स 9 मंथ्स। तो 3 lakhs into 9 into 10 divided by 1200 you will calculate, it will come to 22,500। ईयरली डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर लीजिए तीनों को प्लस करके, सो इट विल कम टू 50,000 प्लस 40,000 प्लस 22,500। द डेप्रिसिएशन इज 1,12,500, 1,12,500। क्लियर? अब हम बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में किया था वैसे ही सेकेंड ईयर का बैलेंस भी कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे भी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ही होगा बैलेंस कैलकुलेट बाय बैलेंस कैरेट डाउन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो अब बैलेंस में तो हमें एसेट की जो रिड्यूस्ड वैल्यू है वो दिखानी है, ठीक है। सो नाउ द रिड्यूस्ड वैल्यू विल बी नॉट दिस, ठीक है। पहली मशीनरी पे आया था 4,50,000, सो 4,50,000 माइनस 50,000, सो 4,50,000 माइनस 50 विल गिव यू 4 लाख। क्लियर? अब यहाँ पे सेकेंड मशीनरी का 3,80,000 माइनस 40,000, सो दिस विल बी 3,40,000। और तीसरी का है 3 लाख माइनस 22,500, दिस यू कैन कैलकुलेट, इट विल कम टू 2,77,500। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, योर टोटल विल बी 10,17,500। ओके स्टूडेंट्स, आई एम नॉट कैलकुलेटिंग, वाई? बिकॉज साइमल्टेनियसली आप मेरे साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। आई एम हियर नॉट कैलकुलेटिंग क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि कैलकुलेट करने में हमें टाइम वेस्ट करना चाहिए। क्लियर? सो आई हैव ऑलरेडी डन दिस न्यूमेरिकल, सो जस्ट फॉर द सेक कि हमारा टाइम बचे, यू कैन डू द कैलकुलेशन विथ मी साइड बाय साइड। क्लियर? ओके, ये तो क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए 8,30,000 प्लस 3 लाख और दोनों साइड को आप बैलेंस कर लीजिए तो इट विल कम टू 11,30,000। 11,30,000। क्लियर?
ये दोनों साइड इक्वल हो रहे हैं, दैट मीन्स आपने यहाँ कोई गलती नहीं करी। अगर ये साइड्स इक्वल नहीं होंगे, बैलेंस नहीं होंगे, दैट मीन्स कुछ ना कुछ एरर कर दी है। अब क्या करना है, हमें नेक्स्ट ईयर का देखना है, दैट इज़ इन 2015 1 जैन को तो हमने फर्स्ट मशीनरी सेल ऑफ कर दी, दैट इज़ 2,85,000, और उसी दिन हमने फोर्थ मशीनरी भी परचेज करी कॉस्टिंग ₹6 लाख। ठीक है, तो अब 2015 में दो चीज़ें हमें करनी है। एक डेट पे हम फर्स्ट मशीनरी जो हमने यहाँ परचेज़ की थी फर्स्ट, इसको हम सेल ऑफ कर रहे हैं, और उसी डेट पे नई मशीनरी भी परचेज़ कर रहे हैं। नाउ अब 2015 पे अगर हम आते हैं, सो दिस विल बी 2014, क्लियर। 1 अप्रैल, ये तो क्लियर है। को बैलेंस हम यहाँ ब्रॉट डाउन करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट का होगा 4 लाख, ये आपको पहले कर लेना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 3,40,000 एंड 2,77,500, द टोटल इज 10,17,500। पहले हम एंट्री कर लेते हैं कि जो हमने नई मशीनरी परचेज करी, ठीक है, ऑन 1 जैन। यहाँ पे हम दिखा देंगे टू बैंक अकाउंट, फोर्थ मशीनरी, हाउ मच, 6 लाख। ये तो ट्रांजैक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, क्लियर। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। एक एंट्री यहाँ करते हैं, फिर हम बाद में विल मूव अपवर्ड्स। तो 1 जैन को हमने मशीनरी परचेज करी, इसकी एंट्री कर दी। अब 1 जैन को ही हम सेल ऑफ भी कर रहे हैं, ठीक है। 1 जैन को सेल ऑफ कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 2015 वाली ईयर आ जाएगा। 2015 को हम 1 जैन को सेल ऑफ कर रहे हैं, तो सेल ऑफ कर रहे हैं तो बाय बैंक आ जाएगा। कितना, फर्स्ट मशीनरी सेल ऑफ कर रहे हैं तो आप यहाँ 1 लिखेंगे, एंड इट वाज फॉर हाउ मच, आई थिंक सो इट वाज फॉर 5 लाख, क्लियर। 5 लाख की जो मशीनरी थी उसे आप सेल ऑफ कर रहे हैं, हाउ मच, 2,85,000 टू 2,85,000। ये एंट्री तो हमने दिखा दी, ये क्लियर है, इसमें कुछ नहीं करना है। मींस हमने यहाँ पे बैलेंस कैरेट डाउन कर लिया, ब्रॉट डाउन कर लिया, यहाँ पे नई मशीनरी परचेज की उसकी एंट्री कर ली, और जो हमने पहली वाली मशीनरी बेची उसका हमने सेलिंग प्राइस यहाँ डाल दिया, क्लियर। अब हमें कैलकुलेट करना है डेप्रीसिएशन। आई टोल्ड यू कि जब भी हम एसेट को सेल ऑफ करेंगे तो उसी तारीख में हम डेप्रीसिएशन को भी कैलकुलेट करेंगे, क्लियर। और उसके बाद हमें फिर इस पे प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इतने में परचेज की थी, सेल ऑफ इतने में करी, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, दैट एंट्री ऑल्सो वी हैव टू शो। तो पहले हम डेप्रीसिएशन शो कर लेते हैं। अब हमने 1 जैन को बेची, तो 1 जैन को ही डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे इस मशीनरी का, फर्स्ट का, बाय डेप्रीसिएशन। ओके, अकाउंट फर्स्ट का कैलकुलेट करेंगे। नाउ फर्स्ट में 1 अप्रैल को हमने इसका बैलेंस यहाँ पे लिखा हुआ था, क्लियर। अब ये सेल ऑफ हुई कितने में, मतलब कब, 1 जनवरी, क्लियर। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितने मंथ्स के लिए हमें डेप्रीसिएशन निकालना है, फ्रॉम अप्रैल टू 1 जनवरी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स, क्लियर। क्योंकि हमने 1 जैन को तो बेच ही दी, तो 9 मंथ्स पे हम डेप्रीसिएशन शो करेंगे। 9 मंथ्स पे 5 लाख पे हम शो करेंगे, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। अगर ये दूसरा मेथड होता तो हम इस रिड्यूस्ड वैल्यू पे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते। तो 5 लाख पे हम कैलकुलेट करेंगे फॉर 9 मंथ्स, क्लियर। तो 5 लाख पे आप कैलकुलेट कर लीजिए, इंटू 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1200, इट विल कम टू 37,500, 37,500, क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने सेलिंग की अमाउंट दिखा दी, इस पे डेप्रीसिएशन कितना लगा वो दिखा दिया, ओके। अब इस पे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये शो करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस भी हम उसी डेट पे शो करते हैं जिस डेट पे हम मशीनरी को सेल ऑफ करेंगे, ओके, दैट इज़ ऑन 1 जैन। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत इजी सा मैथ्स है। हमारी परचेजिंग प्राइस क्या थी, 5 लाख थी,
ओके। अब 5 लाख पे कितना डेप्रिसिएशन लगा फर्स्ट मशीनरी पे, वो हमें कैलकुलेट करना है। कैसे? 5 लाख माइनस फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना था, या अगर आपने नोट किया होगा तो फर्स्ट ईयर का हमारे पास डेप्रिसिएशन था फर्स्ट मशीनरी पे 50,000। क्लियर? तो 5 लाख जो ओरिजिनल वैल्यू थी उस पे फर्स्ट ईयर का 50,000 लगा। क्लियर? वो माइनस हो जाएगा। दूसरे साल में कितना लगा? दूसरे साल में भी 50,000 लगा, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। क्लियर? और तीसरे साल में अब कितना लगा? 37,000 माइनस 37,500। तो इससे इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी अब। सो द अमाउंट विल कम टू 3,65,200। ठीक है, तो ये तो रिड्यूस्ड वैल्यू हो गई। अब फाइनली जब हम इसे यहाँ सेल ऑफ कर रहे हैं फॉर हाउ मच? 2,85,000। तो अब इस पर हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल्स टू कितना हुआ? ऑब्वियसली वैल्यू हमारी रिड्यूस वैल्यू भी एसेट की ज़्यादा ही थी, तो 3,65,200 माइनस जितने में सेल ऑफ किया 2,85,000। सो द अमाउंट विल कम टू, यू कैन कैलकुलेट, इट विल कम टू 77,500। 77,500। तो ये जो है ये लॉस है मशीनरी पे। क्लियर? ये क्लियर हो गया? ये सिंपल सा मैथ्स है। इतना मैथ्स तो आप 10 तक आपने भी किया होगा। ओके, यू हैव टू कंसिडर द ओरिजिनल वैल्यू, फिर उस पर जितने साल का डेप्रिसिएशन आपने लगाया है और फाइनली कितने में आपने सेल किया है, उससे प्रॉफिट एंड लॉस यू कैन कैलकुलेट। यहाँ पे लॉस हो रहा है तो ऑब्वियसली इट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द एसेट। सो बाय PL account in bracket you can write loss on sale। ठीक है, पहली मशीनरी पे। तो हाउ मच इट इज? 77,500। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। अब हमें क्या करना है? फर्स्ट जैन तक की तो हमने सारी एंट्रीज दिखा दी। फर्स्ट जैन को हमने बेचा एसेट को, फर्स्ट एसेट को, उसी दिन हमने डेप्रिसिएशन भी शो किया और उसी दिन हमने ये शो किया कि प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। ओके, अब इसके अलावा तो और कोई है नहीं। यहाँ पे जो परचेज करी थी वो हमने यहाँ लिख लिया। क्लियर? अब हमें बाकी मशीनरीज का डेप्रिसिएशन निकालना है एट द एंड ऑफ दिस ईयर, जो हम यहाँ कर रहे थे। क्लियर? यहाँ पे भी ऐसे ही कर रहे थे। नाउ एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अब हमें डेप्रिसिएशन शो करना है बाकी मशीनरीज पे। तो यहाँ पे अगर हमने जैन में परचेज करी, ठीक है, तो 31 मार्च यानी कि 2015 31 मार्च को जब ये फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है उसमें हम एंट्रीज करेंगे। ठीक है, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब पहली मशीनरी तो हमने सेल ऑफ कर दी, तो ये दूसरी, तीसरी और चौथी मशीनरी पे दिखाएंगे। दूसरी, तीसरी और चौथी, फोर्थ। क्लियर? तो अब सेकेंड मशीनरी हमने जितने में परचेज करी थी, ओके, सेकेंड मशीनरी का ईयरली डेप्रिसिएशन इतना ही होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 ईयर का, दिस विल बी 40,000। क्लियर? ये तो क्लियर है। यहाँ पे भी 1 ईयर का लगा था और यहाँ पे भी हमने, क्योंकि ये सेल ऑफ नहीं किया तो ये ईयरली डेप्रिसिएशन होगा। थर्ड वाली मशीनरी जो हमने 3 लाख में परचेज करी थी, यहाँ तो 9 मंथ्स पे हो रहा था, 9 मंथ्स पे हो रहा था। क्लियर? क्योंकि हमने अकॉर्डिंगली परचेज किया। लेकिन यहाँ पे तो अब पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो पूरे साल का भी यहाँ लगा लेते हैं 1 ईयर। कितना? 3 लाख पे 10% 30,000। और जो फोर्थ मशीनरी थी दैट इज 6 लाख की थी। 6 लाख पे अब हमें इस साल में शो करना पड़ेगा कि कितने मंथ्स के लिए हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो इस साल में अगर हमने 1 जनवरी को ये मशीनरी परचेज की तो कितने मंथ्स हो गए? जनवरी, फरवरी एंड मार्च, क्योंकि 31 मार्च को हमें ये शो करना है। 3 मंथ्स हो गए, तो यहाँ 3 मंथ्स के लिए करेंगे। ओके, सो 6 लाख इंटू 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1200 विल कम टू 15,000। ओके, इट विल कम टू 15,000। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो द डेप्रिसिएशन अमाउंट विल कम टू 85,000। क्लियर? ये क्लियर हो गया। और इसके बाद क्या करते हैं हम? जैसे यहाँ हमने डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर शो किया, यहाँ पे भी हमने शो कर दिया 15 में। और अब क्या बचा है? हमें
बैलेंस कैलकुलेट करना है कि एट द एंड ऑफ द ईयर इस एसेट अकाउंट का कितना बैलेंस बच रहा है। क्लियर? सो ये भी हम लास्ट में ही दिखाएंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, दूसरी मशीनरी का, तीसरी का और चौथी का। क्लियर? ऐसे ही दिखाएंगे। सो अब क्या करेंगे, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ मशीनरी का हम बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो सेकेंड मशीनरी का बैलेंस था 3,40,000, ये है, ठीक है, और ये थर्ड का है। क्लियर? 3,40,000 में से हम 40,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 3 लाख। थर्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन था 30,000, थर्ड मशीनरी का जो बैलेंस था दैट वाज 2,77,500। तो 2,77,500 माइनस हाउ मच, 30,000, तो दिस विल कम टू 2,47,500। क्लियर? 2,47,000, ठीक है। और थर्ड मशीनरी का क्या है, सॉरी फोर्थ मशीनरी हमने 6 लाख में परचेज करी, 6 लाख माइनस हमने कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, 50,000। तो इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, इट विल कम टू 5,85,000। सो 5,85,000 इसे हम प्लस कर लेते हैं तो इट विल कम टू 11,32,500। इसको हम प्लस कर लेते हैं, इट विल कम टू 2,47,500 प्लस 3 lakhs, 11,32,500, 11,32,500। ठीक है। तो बेसिकली हम इसी का कंटिन्यू कर रहे थे, डोंट गेट कंफ्यूज चिल्ड्रन, ये इसी का पार्ट हम कंटिन्यू यहाँ ऊपर कर रहे थे, मतलब कि ये जो एंट्रियाँ हैं वो यहाँ से कंटिन्यू और नीचे हो जाएंगे। आई डोंट हैव स्पेस, दैट इज़ वाई मैंने इसको ऊपर किया है। क्लियर? सो आप डेबिट और क्रेडिट का अगर बैलेंस निकालेंगे तो नाउ ये अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 10,17,500 प्लस 6 lakhs, सो इट विल कम टू 16, यहाँ लिख देती हूँ मैं 16,17,500। ठीक है। और यहाँ हम कैलकुलेट कर लेते हैं 2,85,000 प्लस 37,500 प्लस 77,500 प्लस 85,000 प्लस 11,32,500. So this is also 16,17,500. 16,17,500. क्लियर? लास्ट में अगर आपके दोनों साइड बैलेंस हो रहे हैं सिंपल एक डेप्रिसिएशन के न्यूमेरिकल में, दैट मीन्स आपका पूरी कैलकुलेशन या पूरा प्रॉब्लम सही है। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि डेप्रिसिएशन के हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई नो बीइंग अ स्टूडेंट आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग लगता था। आई डोंट नो अबाउट यू, तो मुझे लिटरली डेप्रिसिएशन कभी अच्छा नहीं लगा स्कूल डेज़ में, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता था। क्लियर? लेकिन यहाँ मैंने आप बहुत कोशिश की है कि मैं आपको इतने अच्छे से और सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश करूँ कि अगर आप रोज़ रोज़ डेप्रिसिएशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो आपको ये बहुत ही क्लियर हो जाएगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। क्लियर? तो हमें बेसिकली जितने भी ईयर्स दिए हैं आपको एक बार पूरा न्यूमेरिकल पढ़ लेना है, समझ में आ गया है तो ईयर वाइज उठाइए। 12 का पहले 12 की एंट्री करो, फिर 13 का 13 की करो, 14 का 14 में करो। क्लियर? और हर एंट्री के हर ट्रांजैक्शन के सामने जब आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो उसके सामने नंबर ऑफ मशीनरीज की थर्ड है, सेकंड है, फोर्थ है, ये मेंशन कर दो, ताकि यहाँ पे आखिरी में जब कैलकुलेशन करो तो फर्स्ट कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाए कि हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ डू मेंशन मी, और मैं कोशिश करूँगी कि टाइमली आपके क्वेरीज़ को सॉल्व करूँ और इस चैप्टर को ऐसा समझाऊँ कि आपको अच्छा लगने लगे एंड इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग टू यू। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।